अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फ़िल्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की एक सुपर क्लासिक फ़िल्म है। हालांकि ये फ़िल्म एक इंडियन फ़िल्म से मुतासर होकर लिखी गई है, लेकिन जो एक्टिंग हमारे अदाकारों ने की, एक एक अदाकार ने अपने किरदार से इतना इंसाफ किया कि उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ कहूँ। जी हाँ, वो फिल्म है इंसान और फरिश्ता। हालांकि इस फिल्म को जो कामयाबी हासिल करनी थी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन कहानी के लिहाज से, मुकालमों के लिहाज से, अदाकारी के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, गानों के लिहाज से ये एक पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म है। बेटी, जब तक तुम घर नहीं आ जाती मेरा दिल घबराता रहता है। क्या करूँ पापा, एक ट्यूशन कहीं पढ़ाने जाती हूँ, दूसरे कहीं। बेटी, आज तो आटा भी मुश्किल से पूरा हुआ है। ला 10 रुपया मुझे भी दे दे, सुबह आटा दाल ही मंगवा लूंगी। अक्का मखा ट्यूशन वालों से इतना भी नहीं होता कि एक वक्त की रोटी खिला दे मेरी बच्ची को। है माँ, पापा है माँ, बाजी की रोटी तो खा लेने दो। शीरो भैया, तुम जुआ भी खेलने लगे हो? ज्यादा जबान मत चलावे, चुप करके लेट जा। तू जुआ खेल कर आया है? इतनी देर से क्या बकवास कर रहा था? मुझसे बात किया कर मेरे साथ। जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है, 5 रुपए भी हारा है। घर में तो कभी 5 पैसे देने की तौफीक न हुई, तुझे बेशरम। बस बेटी, इसके मुंह पर थप्पड़ मार। इस फिल्म के फिल्म साज है अमित, कहानी, मुकालमे व हिदायतकार शबाब किरानवी के थे, शायर तस्लीम फाजली और मसरूर अनवर और मूसीकार थे एम अशरफ। एक रोज का नहीं मेरा सदियों का प्यार है। ये एक खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि एक घर है, वहाँ अलाउद्दीन एक बूढ़ा होता है, उसकी हालांकि दूसरी शादी होती है। नदीम, अंबर, अली रज़ा और रूही बानो और 2 छोटे बच्चे उसकी औलाद होती है। अब घर में समझ लो कि गुर्बत है, लेकिन भाई काम नहीं करते, निकम्मे हैं। बेटी, मेरी आंखें होती तो तुम्हें ये दिन क्यों देखने पड़ते? मुझे किताबें जरूरी लानी है। बाजी, मेरे स्कूल के कपड़े भी फट गए हैं, मुझे भी एक जोड़ा बनवा दो ना। शीदे की माँ अगर शीदा किसी काबिल होता तो अपनी बेटी पे ये बोझ क्यों पड़ता? अली रज़ा जो नदीम का छोटा भाई होता है, वो समझ लो कि कॉलेज पढ़ता है। नदीम मोहल्ले में आवारागर्दी करता है, देर से उठता है क्योंकि उसे घर पे खाना सब मिलता है। जैसे हमारे आजकल के नौजवान भी ऐसे हैं कि बहन काम करने जाती है तो भाई घर पे बड़े सुकून से सोते हैं, कुछ गैरत नहीं खाते। एक तो इस घर में रोटियां भी गिन गिन कर पकाई जाती। अबे, जब अपनी कमाई इस घर में लाएगा तो फालतू बकवा दिया करना। रोटी थोड़ी है तो चूल्हा जलाकर 2 रोटियां डाल दूं तवे पर। अरे नहीं, बस एक ही रहने दे। तो तेरे पास 2 रुपये भी नहीं है मेरे लिए? 5 रुपए तनख्वाह के लाए थे, वो कहाँ गए? वो मेरे पास थोड़ी है, वो तो गली के लड़कों ने ठग लिए। सुसो ने जुआ खिला दिया मुझे जबरदस्ती। रूही बानो जो इनकी बड़ी बहन होती है, वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, स्कूल भी पढ़ाती है। उसका लव है गुलामुद्दीन के साथ, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती है। एक रोज का नहीं मेरा सदियों का प्यार है। तो फिर आज मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर कुछ मांगने आई हूँ। अगर तुमने मेरी झोली भर दी तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे। तो मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे भूल कर मेरी छोटी बहन रसिया से शादी कर लो। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। मोहब्बत की आग में घर चलकर राख भी होना पड़ा तो मैं उठ नहीं करूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी और हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बहन से शादी कर लो, कम से कम वो इस घर से चली जाएगी, मेरे ऊपर एक बोझ कम होगा। तो गुलामुद्दीन उसकी मोहब्बत में उसकी बहन से शादी कर लेता है। नासिर, मैं रसिया को 3 कपड़ों में तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, ख्याल रखना। मेरे बहुत प्यारे बहन है। मैं तुम्हें और रसिया को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आगे की कहानी कुछ यूँ है कि अचानक नदीम का टकराव होता है तमन्ना के साथ। तमन्ना एक समझ लो कि एक डेरा चलाती है, वहाँ लड़कियाँ सप्लाई करती है। देखो लौंडे, तनख्वाह तुम्हें 200 रुपये महीना मिलेगी, किसी वक्त की रोटी मुफ्त, कपड़े अलबत्ता हम तुम्हें बहुत अच्छे पहनाएंगे। हाँ, सूट पहनाकर तुम्हें बाबू बना दें।
अच्छा भाई, हमें काम क्या करना होगा? बर्तन मांजने होंगे या कुर्सियाँ साफ करनी होंगी? तुम यहाँ ऐश करोगे सीधे, जिंदगी भर तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ परे करो बेगम साहब, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर ऐसा होता है कि लड़कियां जहाँ सप्लाई करती है तमन्ना, तो वहाँ पे बॉडीगार्ड के तौर पर नदीम को भेजता है। अब नदीम को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे सिर्फ पैसों से काम है कि पैसे मुझे अच्छे मिल रहे हैं, रहने को अच्छा है, खाने को सब कुछ अच्छा है। ऐसी शादियाँ सिर्फ ढोंग होती हैं। अगर कोई लड़की सीधी तरह रास्ते पर न आए तो हम उसे इस तरह काबू में करते हैं। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं उस लड़की की कहीं और शादी कर दूंगी। सारे की अब तक मैं 6 शादियाँ करा चुकी। अपने आप पर काबू रख और इस लड़की को बचा ले। अब यहाँ पे ऐसा है कि अब दीबा का किरदार सामने आता है। दीबा आशा भोसले की सुतेली बेटी होती है। फिर आशा भोसले उसको ले आती है तमन्ना के पास कि भाई आप इसको भी चलाओ। हाँ जाता हूँ, चलो चलो बेटी। कि दीबा को नदीम के साथ भेजते हैं। अबे ये अपनी जेब में भी नहीं रहेंगी, हराम का माल है, हराम फंड में चला जाएगा। यार पप्पू, ये रुपया भी क्या चीज है? कागज के टुकड़ों की खातिर माएं अपनी जवान बेटियों की इज्जत सरे बाजार बिकवा देती। हाय तकदीर, तू कहाँ ले आई मुझे? तो नदीम क्या करता है कि दीबा को ले जाकर एक घर में रख लेता है और फिर रोजाना तमन्ना को पैसे दे देता है कि भाई ये उसके काम के पैसे हैं। लेकिन नदीम अपने जेब से वो पैसे देता है। और नदीम कहाँ से कमाता है? इशरत चौधरी से। इशरत चौधरी नदीम पे फिदा है और नदीम को पैसे देती है। नदीम वो पैसे दीबा के एवज तमन्ना को दे देता है। से दिल को तुम्हें में फेंक दूंगा, नहीं तुझे दिल नहीं दूंगा। तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है शीते। अच्छा, तो इसी खुशी में फिर तू भी इनाम दे दे मुझे। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाथ। जान देना मौत के फरिश्ते को, तो मुझे तो माल चाहिए, माल। ले खुद निकाल ले। अब नदीम अपनी जिंदगी से खुश, रूही बानो अपनी परेशानियों में, और बाप बीमार। बाप एक मर्तबा भीख मांगने जाता है। अल्लाह नाम पे हमको दे दो, खाली हाथ पे पैसा रख दो, दादा बदला देगा इसका, माला बदला देगा। तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं। देखिए माँ, जल्दी से बेटी के लिए दोही मंगा ले। अब्बा के दोस्त ने पैसे नहीं दिए, हमने अब्बा के साथ मिलकर भीख मांगी है। भीख मांगी? अच्छा, यहाँ पे अली रजा का टकराव होता है नदीम के साथ। और तो नदीम को कहता है कि भी घर में तो सब भूखे प्यासे हैं, फाका है, अम्मी बीमार है, बाप बीमार है। तो नदीम उसे पे कुछ पैसे देता है, कहता है कि ये पैसे उनके इलाज पे खर्च करो और उनको बताना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे हूँ। अगर तूने किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा शीदे भाई। भैया बाजी बीमार है और घर में इलाज के लिए कोई पैसा नहीं। रशीदा बीमार है? ये ले, रशीदा से कहना अपना इलाज ठीक से करें। और सुन, किसी को ये ना बताना कि मैं यहाँ हूँ। अगर पूछे तो कहना रशीदा सड़क पे मिला था, उसने अपना पता भी नहीं बताया। अच्छा, अली रजा वो पैसे लेकर अली रजा भी जुए में लगा देता है सारे पैसे और घर पे नहीं देता। दफ्तर के मैनेजर ने एडवांस देने से इनकार कर दिया था ना? हाँ बाजी, मगर क्या बोला? कहाँ से आए ये रुपए? बाजी कहाँ से आए रुपए? वो जल्दी बता, कहाँ से चुराए? सच बता दूं बाजी, ये रुपए मुझे शीदे भाई ने दिए थे। शीदे भाई ने? बेगम कोठी खाना चलाती है, उसके पास बहुत सी लड़कियां हैं और सीधा लड़कियां। अब रूही बानो बड़ी परेशान होती है कि मेरा भाई होकर ये काम करता है। तो वो नदीम को लेने के लिए तमन्ना के डेरे पे पहुंच जाती है। यहाँ का पता किसने बताया? कौन लाया तुम्हें यहाँ? पता बताया मेरी गरज ने और रास्ता दिखाया मेरी तकदीर ने। लड़की, जरा होश में रहकर बात कर। तुमसे भला मैं क्या बात करूंगी? जा मुख्तार, इसे इसके भाई से मिला दे। और फिर शाहनवाज उसे ले जाकर एक कमरे में वहाँ उसकी इज्जत लूट लेता है। कहाँ है मेरा भाई? यहाँ कोई किसी का भाई नहीं होता, समझी? कहाँ है मेरा भाई? अब नदीम को पता चलता है कि रूही बानो यानी कि इसकी बहन उसको पूछते हुए यहाँ तक आई है। तो वो तमन्ना से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है? तो कहती है कि जाओ अपने बहन से मिल लो, उस कमरे में है। क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर जाओगे तो सारा मतलब खुद ब खुद समझ जाओगे।
मैं तेरा सोया ज़मीर जगाने आई थी, तुझे बताने आई थी कि तेरी भी 3 बहनें हैं। आज से हम दोनों के रास्ते भी एक है, मंजिल भी एक है। जा शीदे, अपनी बहन के लिए भी कोई गाहक ढूंढ कर ला। कोई गाहक ढूंढ कर ला। चुप हो जा रशीदा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। यहाँ पे रूही बानो मर जाती है। सीधे सीधे। अब नदीम यहाँ पे ये नहीं चाहता कि मोहल्ले में ये पता चले कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ। वो दीबा से यही कहता है कि तुम मशहूर कर लो कि मैंने अपनी बहन को भी मारा है और उन दोनों को मारा है। और नदीम पागलपन की एक्टिंग करता है। मैंने तो कभी किसी बहन और बेटी को गलत रास्ता नहीं दिखाया था। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, जो कुछ हुआ उसका जिक्र तुम सीधे सामने नहीं कर कि मैं पागल हो गया हूँ, फिर मैंने अपनी बहन को मारा है। अब दीबा को सारा सब कुछ पता चलता है। दीबा को सारा सब कुछ पता है कि नदीम एक्टिंग कर रही है अपनी बहन की इज्जत की खातिर, अपनी बहन अपने खानदान की खातिर। और फिर नदीम जेल चला जाता है। मेरी बहन बहुत नेक थी, फरिश्ता थी। मैंने अपने हाथों से गला घोट कर उसे मार दिया। हाँ, मेरी बहन बहुत थी। अब ये मुख्तसर कहानी मैंने आपको बता दी। अगर आप ये फिल्म देखेंगे संजीदगी के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि नदीम जो आमतौर पर कॉमेडी किरदार करता था, लेकिन इस फिल्म में इसका जो किरदार है कॉमेडी भी है इसमें, लेकिन फिल्म के वाइंड अप में जो नदीम ने पागलपन का किरदार अदा किया, जो अपनी बहन के साथ इसके जो जुमले थे, जो तमन्ना के साथ जुमले थे, क्या कमाल नदीम ने एक्टिंग की है। इसी तरह रूही बानो तो वैसे ही अदाकारी की मलका है और रूही बानो ने जो एक्टिंग की है बड़ी कमाल की एक्टिंग की है। ये वो फिल्म थी जब हम सिनेमा हॉल से निकलते थे, बैठ के इस फिल्म की कहानी पर डिस्कस करते थे और बताते थे कि इस मंजर में नदीम ने क्या किया, इस मंजर में रूही बानो ने क्या एक्टिंग की है। तो नाज़रीन, फिल्में वो थी, इसमें कहानियाँ भी होती थी और कहानियों में मुकालमे भी होते थे, शायरी भी होती थी और किस किस्म की कहानी होती थी, किस किस्म के डायलॉग होते थे, अदाकारों की अदाकारी क्या होती थी, कि वो अभी तक हमारे जहनों में नक्श है। तो आजकल की फिल्में ऐसी हैं कि फिल्म देख के बाहर निकलो और फिर भूल जाओ कि हमने कोई फिल्म देखी है। तो नाज़रीन, कैसा लगा फिल्म इंसान और फरिश्ता पे इस नाचीज़ का तबसरा? तो मुझे यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रेस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।